गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है एनालिटिकल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कॉप्लेनर फोर्सेस। स्टूडेंट से ध्यान रखना, ये चैप्टर आपकी बुक का सबसे टिपिकल चैप्टर है। इसका एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज करना, लेकिन क्वेश्चन डेली का डेली, जो भी जितने क्वेश्चंस करवाऊँ उतने आप डेली की डेली करना। सेकेंडली, जितने मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊँ उतने ही आप एग्जाम्पल करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दिन में अगर 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए तो 3 आप एग्जाम्पल खुद पढ़ना, साथ साथ एग्जाम्पल करते जाना। अगर एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आप एग्जाम्पल करने की कोशिश करोगे तो समझ नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा काम इकट्ठा हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। अब मैं स्टार्ट करवाती हूँ आपको थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम है, इफ़ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कीप इट इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी कॉप्लेनर। मीन्स आपको क्या करना है, इसमें आपको गिवन है कि अगर 3 फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस किसी बॉडी पर एक्ट कर रही हैं और वो फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम में हैं देन फोर्सेस मस्ट बी कॉप्लेनर। आपको शो करना है देन दीज फोर्सेस मस्ट बी कॉप्लेनर। प्रूफ करते हैं। प्रूफ मैं आपको बुक से ही करवाऊंगी। लेट 3 गिवन फोर्सेस बी P, Q, R act along the lines small a, small b, small c respectively, keeping the rigid body in equilibrium. मीन्स P, Q, R 3 फोर्स लिए हैं। P फोर्स A लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, Q फोर्स B के अलोंग एक्ट कर रहा है, R C के अलोंग। ये देखो, दिस इज लाइन A, इसके अलोंग जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका नाम दिया P। दिस इज लाइन B, इसके अलोंग जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका नाम दिया मैंने Q। दिस इज लाइन C, इसके अलोंग जो फोर्स एक्ट कर रहा है दिस फोर्स इज R। आपको दे रखा है दिस P, Q, R इन इक्विलिब्रियम। आपको शो करना है दीज 3 लाइन्स आर कोप्लेनर, या मैं कहूँ फोर्सेस P, Q, R कोप्लेनर, ये आपको शो करना है। स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्टिंग में आपके पास सिर्फ 3 लाइन है। देखो, इस तरह से आपके पास 3 लाइन है। एक लाइन आपके पास, दिस लाइन इज A along which force P acts, this line is B along which force Q is act, this line is C along which force R is acts। किसी भी तरह आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, जरूरी नहीं है जैसे बुक में ड्रॉ किया गया वैसे ड्रॉ करना है। बस आप किसी भी एंगल से किसी भी तरह आप ड्रॉ कर सकते हो, जैसा मर्जी ड्रॉ करो। उसके बाद आपको क्या करना है, टेक ए पॉइंट A ऑन द लाइन ऑफ एक्शन A ऑफ P। ए लाइन पर मुझे एक पॉइंट कंसीडर करना है। लेट दिस इज कंसीडर पॉइंट कैपिटल A, उसका नाम दिया है मैंने कैपिटल A। एंड ए पॉइंट B ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ B, लाइन ऑफ एक्शन B ऑफ Q। एक पॉइंट आपको B पर लेना है। लेट दिस इज पॉइंट कैपिटल B। Then as the forces PQ meets a straight line AB, their movement about AB separately vanishes। इस लाइन को समझो, A और B को मैं ज्वाइन कर देती हूँ। दिस इज लाइन AB। अब अगर मैं इस P फोर्स का मूवमेंट इस लाइन के अबाउट देखूँ, आपको याद हो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताया था आर्टिकल्स, 3rd 4th चैप्टर के आर्टिकल्स। एक फोर्स P था, एक गिवन लाइन AB थी, तो इसमें मूवमेंट का फॉर्मूला था मूवमेंट ऑफ P अबाउट गिवन लाइन या अबाउट AB। आपको ध्यान हो फॉर्मूला था P साइन थीटा इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। थीटा इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल, P दिस इज फोर्स, और इनके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी वो। अब आपको आपको याद हो मैंने उसकी क्वालिटी बताई थी, अगर आपका लाइन, गिवन लाइन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर जाएं तो उस केस में आपके पास मूवमेंट 0 आ जाएगा। कारण क्या है, अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा 0 होगा। तो अगर गिवन लाइन यानी कि जिसके अबाउट मूवमेंट आप निकाल रहे हो वो लाइन और फोर्स की लाइन अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो हमेशा मूवमेंट 0 आता है। यहाँ देखो, ये आपके पास गिवन लाइन AB, दिस इज फोर्स की लाइन, तो इस फोर्स का मूवमेंट अबाउट दिस लाइन विल बी 0, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए। इंटरसेक्ट करने का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के बीच में 0। इसी तरह जो Q फोर्स वाली लाइन है उसका मूवमेंट भी अबाउट AB क्या होगा, हमेशा 0 होगा, क्योंकि ये भी इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो आपके पास ये लिख रखा है, देयर मूवमेंट अबाउट AB सेपरेटली वैनिशेस। आल्सो
Since PQ are in equilibrium, sum of their moments about AB is 0, hence the moment of R about AB is 0. इट मीन्स देखो क्या है, तीनों फोर्सेस आपके इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम में होने का मतलब सिस्टम का जो रिजल्टेंट मोमेंट है वो जीरो होना चाहिए. ओवरऑल सिस्टम पर मोमेंट जीरो होना चाहिए. इट मीन्स P का मोमेंट प्लस Q का मोमेंट प्लस R का मोमेंट, तीनों का मोमेंट जीरो होना चाहिए. मैं लिख सकती हूँ मोमेंट ऑफ P प्लस मोमेंट ऑफ Q प्लस मोमेंट ऑफ R शुड बी इक्वल टू जीरो. ये दोनों ऑलरेडी जीरो है तो यहाँ से क्या आ गया, मोमेंट ऑफ R इज जीरो. हेंस द मोमेंट ऑफ R अबाउट AB इज जीरो. अब फिर से वही मोमेंट ऑफ R AB जीरो का मतलब क्या है. अब मोमेंट अबाउट ए लाइन जीरो का मतलब क्या था, या तो फोर्स जीरो हो जाए या फिर दोनों लाइंस पैरेलल हो जाए, यानी कि इनके बीच का एंगल जीरो हो जाए, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाए. अब यहाँ मैंने बोला है मोमेंट ऑफ R अबाउट AB इज जीरो. तो तीन पॉसिबिलिटी हैं. क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, या तो R जीरो हो जाए, या फिर AB और R पैरेलल हो जाए, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन R एंड AB वो जीरो हो जाए. देखो R जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर R जीरो हो गया तो आपके पास तीन फोर्सेस की वजह दो रह जाएंगे, जबकि स्टेटमेंट में तीन फोर्स दे रखे हैं. ये नहीं हो सकता. ये कंडीशन भी नहीं हो सकती, क्योंकि AB पैरेलल R का मतलब है आपने कोई स्पेसिफिक कंडीशन ले ली, लेकिन स्टेटमेंट में आपको तीन आर्बिट्रेरी फोर्स गिवन है. कोई भी फोर्स आप लो, हर किसी के लिए रिजल्ट होना ट्रू होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता. तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बची, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन R एंड AB जीरो. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होने का मतलब क्या होता है कि दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर जाए, क्योंकि जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती है तभी उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होती है. इट मीन्स R एंड AB लाइन इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि इस AB को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो वो कहीं ना कहीं जाके R पर इंटरसेक्ट कर जाएगी. लेट मैं इसको आगे बढ़ा देती हूँ. लेट दिस लाइन इंटरसेक्ट द फोर्स R एट पॉइंट D. देखना है आपकी बुक में, देखो यही लिखा हुआ है. Hence either R is zero or its line of action C meets AB or is parallel to AB. R can't be zero, ये मैंने आपको समझा दिया. AB आर्बिट्रेरी लाइन है, तो आप ये भी लिख सकते हो C can't in general be parallel to AB. तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बची, लाइन C meets AB, कि ये C लाइन और AB कहीं ना कहीं मीट करेंगे, और जिस पॉइंट पर मीट करेंगे उस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया, D. अब मैंने क्या किया था, देखो एक B पॉइंट लेके काम किया था. इसी तरह अगर मैं B1 कोई पॉइंट लूँ, सपोज करो मैंने यहाँ B की जगह B1 पॉइंट लिया, सेम लॉजिक जो मैंने AB के लिए लगाया था वही लॉजिक मैं सारा AB1 के लिए लगाऊंगी, तो ये लाइन भी कहीं ना कहीं जाके इसको इंटरसेक्ट कर जाएगी. सपोज ये इसको D1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई, तो देखो ये B1 ली, D1 इंटरसेक्ट कर गई. अब यहाँ से मैं कोई भी लाइन लूँ जो कि इस लाइन को मीट करे, लिया तो आपने B को इंटरसेक्ट करते हुए था, लेकिन वो ऑटोमेटिकली C को इंटरसेक्ट कर गई. इट मीन्स जो लाइन B को इंटरसेक्ट कर रही है वो C को भी इंटरसेक्ट करेगी. इट मीन्स B और C के पॉइंट्स को मैं देखूं तो वो कहीं ना कहीं B का कोई भी पॉइंट लूँगी, वो कहीं ना कहीं C को जाके ज्वाइन करेगा. और ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये दोनों एक ही प्लेन में हो. क्योंकि देखो दोनों लाइन अगर एक प्लेन में नहीं होगी, जैसे सपोज करो एक मैंने पेन ऐसे लिया है और एक मैंने पेन ऐसे ले लिया और एक लाइन मैंने ऐसे ले ली, क्या इसके हर पॉइंट इस पेन को ज्वाइन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. तब कर पाएंगे जब मैं प्लेन ये वाला ले लूँ. अगर मैं प्लेन ये वाला लूँगी तो इंटरसेक्ट करेंगे. एक लाइन पे मैंने कोई पॉइंट लिया और उसका हर पॉइंट दूसरी लाइन पे कहीं ना कहीं जाके स्ट्राइक कर रहा है, तो इट मीन्स ये दोनों लाइंस आपकी कोप्लेनर है. जब भी देखो यहाँ से यहाँ मिला पा रही हूँ मैं. सपोज करो यहाँ मैंने पॉइंट लिया और इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ जो पॉइंट है वो यहाँ जाके मिल रहा है. अगर यहाँ जाके मिल रहा है तो फिर मैं ये नहीं बोल सकती दोनों लाइन कोप्लेनर है, क्योंकि मान लो अगर आपके पास ये लाइन ऐसे ना होके ऐसे थोड़ी टेढ़ी होती, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है, तो इट मीन्स ये दोनों लाइन कोप्लेनर नहीं है. बट ये सारे के सारे पॉइंट कहीं ना कहीं जाके मिल रहे हैं, तो ये लाइंस आपकी दोनों लाइंस आपस में कोप्लेनर है. सीधी सी बात है. देखो जब एक लाइन से आपने पॉइंट निकालना स्टार्ट किया और दूसरी लाइन पे मिल गया, तो इट मीन्स आप उसको पेन से ड्रॉ कर पा रहे हो. पेन से कोई लाइन जब भी ड्रॉ कर पाते हो आप जब वो कोप्लेनर होती है. तो इट मीन्स ये दोनों लाइन यहाँ से क्या आ गई, कोप्लेनर आ गई. अब आप देखो, पहले मैं आपको इतना ही बता देती हूँ, आगे का बाद में बताती हूँ. Similarly, if P1 is another point on the line of action
B of Q, then C also meet ABB in some point D1. Thus lines B and C are coplanar lying in the plane determined by AB and AB1. अब आगे देखो, अब यहाँ मैंने A पॉइंट लिया था, ये भी आर्बिट्रेरी लिया था। A की जगह मैं A1 भी ले सकती हूँ, A2 भी ले सकती हूँ, A3 भी ले सकती हूँ। जैसे मैंने A के लिए लॉजिक लगाया वैसे A2 के लिए लगाऊंगी। जब मैंने A के लिए लॉजिक लगाया तो ये सारे के सारे मीट कर गए, ऐसे A1 लगाऊंगी तो भी मीट कर जाएंगे, फिर A3 के लिए लगाऊंगी वो भी मीट कर जाएंगे। मीन्स जो प्लेन आपका B और C वाला था वो किस पॉइंट को कंटेन कर रहा था? अभी A को कंटेन कर रहा था। अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग वाला लॉजिक बताया है उसमें B और C वाला जो लाइन है वो पॉइंट A को कंटेन कर रहा था। इसी तरह वो पॉइंट A1 को भी कंटेन कर जाएगा, पॉइंट A2 को भी कंटेन कर जाएगा, A3 को भी कंटेन कर जाएगा। ऐसे करते करते पूरी लाइन को कंटेन कर जाएगा, यानी कि B और C वाला जो प्लेन है वो लाइन A को भी कंटेन कर जाएगा। तो मैं यहाँ से बोल दूंगी ABC आर कोप्लेनर। देखो आपकी बुक में यही है, but A is any point on the line A, hence the plane containing B and C contain all points of A. It contains A, hence ABC are coplanar.